चलिए मनी मंत्रा में अब रुक करेंगे आपके सवालों की ओर, जहां पर आपको आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग पर सही राह दिखाएंगे हमारे गेस्ट बोनांजा पोर्टफोलियो के वीपी अचिन गोयल। अचिन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, जहां पर हमारे दर्शकों ने अब मनी मंत्रा पर वीडियो के जरिए सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं। व्हाट्सएप पर ये अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और अपना सवाल भी हमें वीडियो के जरिए पूछते हैं। तो इस कड़ी में कमलेश्वर कुमार त्रिपाठी जी का सवाल, जो इन्होंने वीडियो पर व्हाट्सएप पर वीडियो किया है, वो आपको दिखाते हैं। इनका सवाल देखिए। ईटी स्वदेश टीम और उनके एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन्वेस्टर्स को हमेशा बहुत अच्छा गाइड करते हैं ताकि उनको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो सके। मेरा सवाल है कि मैं 10 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मुझे 5 ऐसे फंड्स का नाम बताएं जिनमें मैं 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं और 10 साल बाद कम से कम 30 लाख रुपए पा सकूं। और साथ में ये भी कैलकुलेट करके बताएं कि आपके एक्सपर्ट के हिसाब से ये राशि कितनी हो जाएगी। कमलेश्वर कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। और देखिए, जो वीडियो के जरिए आप सवाल पूछते हैं ना, तो बहुत क्लैरिटी हमें मिल जाती है, जो कि अगर आप केवल व्हाट्सएप करके दे तो शायद नहीं मिल पाती है। बहरहाल कमलेश्वर जी की प्लानिंग करते हैं हम। इनको चाहिए 5 इक्विटी फंड और 10 लाख का इनको निवेश करना है 10 साल के लिए। इनको 10 साल के लिए 10 लाख रुपए कहाँ ये निवेश कर सकते हैं, ये है इनका सवाल। और ये कह रहे हैं कि इन्हें फिलहाल इनकी उम्र 60 साल की है। तो बताएं किस तरह के फंड्स को उम्र को देखते हुए आप रेकमेंड करेंगे। अचिन जी कविता, तो कमलेश जी की जैसे हमें उम्र की भी एक नजर में रखना पड़ेगा, क्योंकि 60 साल की उनकी उम्र है और उनको इक्विटी में निवेश करना है और जो उनकी निवेश करने की रकम है वो 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए का 30 लाख रुपए बनना इक्विटी मार्केट में 10 साल में मेरे ख्याल से एक बड़ी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। और इस रकम के लिए हम लोगों को जो भी हम उनका पोर्टफोलियो भी चयन करेंगे म्यूचुअल फंड के जरिए, उसमें तकरीबन 11.5% की इनकी रिटर्न्स आनी चाहिए, सीजीआर। अगर 11.5% की रिटर्न सीजीआर आ जाती है तो इनका 10 लाख रुपए का जो निवेश है वो बहुत आराम से 30 लाख तक पहुंच सकता है। मैंने कुछ यहाँ पे फंड्स सजेस्ट किए हैं, जैसे इन्होंने बोला था कि इनको 5 इक्विटी फंड में निवेश करना है और मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना चाहिए। और मैंने कोशिश की है कि खाली लार्ज कैप और मिड कैप में ही इनका जो निवेश है वो सीमित रखूं, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और ब्लू चिप कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं तो जोखिम भी थोड़ा कम रहता है। तो जो लार्ज कैप फंड्स में इनको रिकमेंड करूंगा वो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और एक्सिस फंड में इनको सजेस्ट करता हूँ कमलेश जी को। और लार्ज और मिड कैप में आईसीआईसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है और कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी। ये 3 फंड है जो ये लार्ज और मिड कैप क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर अगर इनको आगे चल के अपना निवेश बढ़ाना हो तो इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं। और आप इनको एसटीपी के जरिए निवेश करने की सलाह दे रही हैं अचिन। तो कविता जी, आपने बहुत अच्छा बताया है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए डेफिनेटली निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने में काफी उतार चढ़ाव रहा है बाजार में और एसटीपी एक ऐसा रुझान हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम लोग वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर ये एसटीपी के जरिए करें और उस एसटीपी को तकरीबन 2 महीने के अंदर ये निवेश करें। 2 से 3 महीने मैक्सिमम ये एसटीपी कर सकते हैं इसमें एंट्री मारने के लिए। ओके, ऑलराइट, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश्वर कुमार त्रिपाठी जी, आपने अपना सवाल हमें भेजा। उम्मीद करते हैं कि इन फंड्स के जरिए आपके निवेश का भी शुभारंभ हो जाए। अगला सवाल भी हम वीडियो के जरिए ही लेंगे। देखिए, बहुत खूबसूरत लगता है जब आप दर्शक अपना वीडियो हमें भेजते हैं और हम टीवी पर आपका सवाल पूछवाते हैं। बाकी दर्शक जो ये शो देखते हैं ना, उनके लिए काफ़ी एनकरेजिंग होता है ये। निर्मल पटेल जी अपना सवाल वीडियो के जरिए पूछना चाह रहे हैं, आइए उनका सवाल सुन लेते हैं।
हेलो 18 नाउ। मैं निर्मल पटेल बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था। मेरा पोर्टफोलियो होल्डिंग है वन मीरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, एल&टी मिड कैप फंड, SBF स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और ICICI टेक्नोलॉजी फंड। मेरा 2017 से इस सब में SIP चल रही है। अब मुझे ये देखना था कि जो एल&टी मिड कैप फंड है वो मैं स्विच करके PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट कर दूँ, तो ये स्टेप सही रहेगा, ये मुझे जानना था। थैंक यू। यहाँ पर निर्मल पटेल जी का सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी, आपने अपना सवाल हमें दिया है। और इनके सवाल का मैं जवाब लूं उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि आप भी वीडियो के जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से नंबर नोट कीजिए व्हाट्सएप का, जहां पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजनी है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने वीडियो यानी आपका सवाल रिकॉर्ड करके ये वीडियो अपलोड कर देनी है व्हाट्सएप पर। निर्मल पटेल जी का सवाल, एक्सिस ब्लू चिप, एल&टी मिड कैप, मिरो एसिड इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, SBI स्मॉल कैप है, ICICI टेक्नोलॉजी, एल&टी मिड कैप और PGIM इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी इनके पास है। तो इन्होंने तो बहुत निवेश करके रखा है, बहुत फैला कर रखा है। अचिन, क्या कहेंगे? तो कविता, अगर हम पहले नज़रिए से देखते हैं तो हमें लगता है काफी फैला हुआ है, क्योंकि इनके पास तकरीबन देखे जाए तो अराउंड 6 म्यूचुअल फंड्स हैं इस समय जिनमें निवेश कर रहे हैं। बट अगर मैं इनका एलोकेशन देखता हूँ तो बहुत अच्छा है। इन्होंने सेक्टर फंड भी लिया है, स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप लिया है, लार्ज एंड मिड कैप लिया है, लार्ज कैप लिया है, मल्टी कैप लिया है। तो मतलब हर फंड एक ही फंड है और एक ही कैटेगरी का एक फंड लिया हुआ है। तो बहुत अच्छा इन्होंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है निर्मल जी ने। तो मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि इनमें कोई फंड रिप्लेस करने की जरूरत है। फिर भी इन्होंने एक सवाल पूछा है कि एल&टी मिड कैप फंड, क्योंकि कहीं ना कहीं मिड कैप क्षेत्र में एल&टी मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। तो ये जाहिर सा एक सवाल आ रहा है कि हमें रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है, उससे भी कर सकते हैं। और एडलवाइज मिड कैप फंड है, उससे भी कर सकते हैं। और मिड कैप फंड जब हम देखते हैं तो हमें हल्का सा डाइवर्सिफिकेशन देखने को ज्यादा मिलता है। अगर हम लार्ज कैप फंड में देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन या सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। बट जब हम स्मॉल कैप और मिड कैप में जाते हैं तो सेम सेक्टर में जिन स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं वहां पे भी बहुत डिफरेंस होता है, और जिन सेक्टर एलोकेशन होता है वहां पे भी काफी डिफरेंस होता है। तो एल&टी मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस की जो वजह रही है अंडर परफॉर्मेंस की, वो बेसिकली उसका जो सेक्टर एलोकेशन रहा है और स्टॉक सिलेक्शन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। और जैसे आज की डेट में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी सारे स्टॉक्स का निवेश है, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स का निवेश है। बट कहीं ना कहीं कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड उसमें से रह गए हैं जिन्होंने शायद रैली मिस की थी। तो डेफिनेटली मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि एडलवाइज मिड कैप फंड या जो इन्होंने अपनी सजेशन दिया है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये दोनों में निवेश कर सकते हैं एल&टी मिड कैप की जगह। चलिए, तो आपने काफ़ी अहम सुझाव दिए हैं निर्मल जी को, और उम्मीद करते हैं कि वो ये शो देख रहे हैं और आपके बदलाव पर अमल भी करें। एक और वीडियो के जरिए सवाल भेजा है हमारे दर्शक ने, शाकिब खान जी का सवाल है जो कि ये वीडियो के जरिए पूछना चाहते हैं। आइए सुन लेते हैं। गुड इवनिंग कविता मैम, मैंने पोर्टफोलियो जो बनाया था आपसे मैंने शेयर किया था, तो आपके पैनलिस्ट पे जो आते हैं उनसे सलाह मशवरा के बाद मैंने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया। तो फ़िलहाल जो मेरा पोर्टफोलियो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 1500 का है, केनरा रोबेको ब्लू चिप 1500 का है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000 का है, एक्सिस स्मॉल कैप 1000 का है, एक्सिस मिड कैप 1000 का है, और ICICI टेक्नोलॉजी फंड जो है वो 1000 का है। टोटल 8000 का पोर्टफोलियो है। पर मंथ SIP मेरा चलता है, पहले 5000 का था, अभी 3000 उससे मैंने बढ़ाया है। और मेरी उम्र अभी 35 इयर्स है, और मेरे एक बेटे भी हैं जिनकी उम्र अभी 2 साल है। तो मैं अपने रिटायरमेंट के लिए और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ प्लान करना चाह रहा हूँ। अगर SIP में कंटिन्यू रखता हूँ और साल में 10% में इंक्रीज़ करता हूँ तो आफ्टर 20-25 इयर्स
मेरा जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो कितना तक हो जाएगा। शाकिब जी ने काफ़ी विस्तार से सवाल पूछा है और अच्छी बात यह है कि इन्होंने तमाम एलिमेंट्स कवर किए हैं अपने सवाल में। इनके परिवार में कितने शख्स हैं, क्या किस लक्ष्य से निवेश करना चाहते हैं, कब तक का निवेश करना चाहते हैं, कितना निवेश बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिब खान जी, आपने अपना सवाल इतने विस्तार पूर्वक और अच्छे से पूछा है। इस तरह से अगर सवाल पूछते हैं दर्शक तो हमें भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद मिल जाती है। हमारे एक्सपर्ट को तमाम बारीकियां जो पूछनी होती हैं उन्हें समझ में आ जाती है। तो अचिन, 25 साल बाद रिटायरमेंट है और बच्चों की पढ़ाई का इनका लक्ष्य है, ठीक है। तो अब फंड्स बताएं, आपको कैसे लग रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में दोनों लक्ष्यों को देखते हुए? तो कविता, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो भी पोर्टफोलियोज आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के, काफी अच्छे और चुनिंदा स्कीम में ऑलरेडी निवेश किया है। तो कहीं पे मुझे ये नहीं लग रहा है कि बदलाव करने की जरूरत है। आज से जब मैं 2-3 साल पहले करता था शो और आज करता हूँ, बहुत चेंज आ गया। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई है कि हमने इतनी लिटरेसी पहुंचा दी है कि अच्छे फंड लोग निवेश कर रहे हैं। तो ये उस चीज का प्रमाण है। तो अगेन शाकिब जी, जो भी आपने ये फंड्स दिए हैं बहुत अच्छे फंड्स हैं। आपको भी धन्यवाद। ये मेरे ख्याल से आपके और हमारे जरिए जो हमारी कोशिश है निवेश को लेकर जागरूकता लाने की, उसी का फलस्वरूप दिखाई दे रहा है कि लोगों में निवेश को लेकर समझ जो है वो बढ़ रही है। अचिन बताएं। बढ़ गई है जी। कविता, अभी 8,000 रुपए का जो उनका निवेश है, अगर ये उस निवेश को ही कंटिन्यू करते हैं 25 साल तक, तो इनके पास तकरीबन 1,80,00,000 रुपए तक की रकम जमा हो सकती है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इनका जो पोर्टफोलियो है 12-13% की रिटर्न इनको सालाना देगा। और इक्विटी मार्केट में जब हम निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, इतना हमें कम से कम उम्मीद लेके चलना चाहिए। तो आई थिंक अराउंड 1,80,00,000 रुपए आराम से ये जमा कर पाएंगे शाकिब। चलिए, मुबारकबाद शाकिब जी, यहाँ पर पोर्टफोलियो भी आपका अच्छा। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप भी अपना वीडियो सवाल वाला वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए हमें। नंबर 9619873567 है जो लगातार स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्दी से इस नंबर को नोट डाउन कीजिए और जितना विस्तार पूर्वक हमसे सवाल पूछेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना शो पर। आगे बढ़ते हैं और अब कॉल के जरिए दर्शकों को जोड़ते हैं। आकाश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आकाश कुमार जी नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं, बताएं अपने बारे में कुछ। और मैं आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स देख सकती हूं, सबका नाम मत लीजिए, लेकिन मुझे बताइए 2021 से जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है किसकी सलाह पर बनाया है ये? नमस्कार मैम, मैंने ये एक मेरे दोस्त थे जो इसमें म्यूचुअल फंड में काम कर रहे थे, तो उनके साथ मिलकर मैंने ये अपना फिर म्यूचुअल फंड छोटा छोटा अमाउंट का खोला था। लेकिन मुझे इसमें अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आगे और भी बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं इससे ये जानना चाहता था कि मुझे लास्ट 7 से 10 साल के बीच इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो मैं कितने अमाउंट और ऐड करूं या और नए म्यूचुअल फंड ओपन करूं या इन्हीं में ही बढ़ाऊं कुछ अमाउंट, ताकि मुझे 1 करोड़ रुपए के अप्रोक्स इसमें मिले। ठीक है, मैं अचिन के पास जाऊं उससे पहले आकाश जी आपको एक वादा करना होगा मुझसे, ठीक है? वो वादा ये है कि 2021 में आप जैसे बहुत सारे दर्शक हैं हमारे जिन्होंने निवेश की शुरुआत की है, आपको वादा मुझे ये देना है कि आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो बना लिया है, लेकिन आप अब मेहनत करेंगे और बाजार को समझेंगे, ठीक है? इक्विटी बाजार जहां पर आपने अपने पैसे डाले हैं ना म्यूचुअल फंड के जरिए, उसके बारे में पढ़ेंगे, अखबार के जरिए पढ़ लीजिए, किसी न्यूज ऐप के जरिए पढ़ लीजिए या मेरा ही शो रोज देख लीजिए, ठीक है? वादा करते हैं आकाश जी? यस मैम, मैं भी आपका कुछ समय से आपका शो देख रहा हूँ कंटिन्यू, बहुत तो बढ़िया, मुझे काफी जानकारी मिली है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है ना? आप बिल्कुल चाहेंगे कि आपकी मेहनत की कमाई आपको आगे कमा कर दे, और इसीलिए समझ होना बहुत जरूरी है। आप मुझे सवाल पूछ लेंगे, आप किसी भी सलाहकार के पास चले जाएंगे, लेकिन आपको तो कोई भी घुमा सकता है ना। अगर आपको जानकारी नहीं है आपके निवेश विकल्प की, तो आप अपनी जानकारी और अपनी समझ को बढ़ाएंगे। अचिन,
अब आप बताएं इन्हें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा अग्रेसिव है, 7 साल में 1 करोड़ निवेश तो बढ़ाना ही होगा, या तो अपने 7 साल के लक्ष्य को थोड़ा सा और आगे करना होगा, क्या कहेंगे? तो आकाश का जो पोर्टफोलियो है उसमें ऑलरेडी 10 स्कीम्स हैं, और जैसे मैंने बताया कि स्कीम्स में मुझे कुछ बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है जो करंट स्कीम है। हालांकि अगर मैं इनके लक्ष्य को रखता हूँ सामने कि इनको 1 करोड़ रुपए की रकम चाहिए 7 साल में, और अगर मैं बड़ी मॉडरेट रिटर्न पकड़ता हूँ इक्विटी मार्केट में, जब भी हम प्लान करते हैं तो 12% की रिटर्न में लेके चलता हूँ कि एज्यूमिंग 12% का रिटर्न इनको मिलेगा इनके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो इनको अगर 1 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करना है तो इनको तकरीबन 75 से 76 हजार रुपए पर मंथ का निवेश करना पड़ेगा। जो इनका जो भी करंट निवेश है वो है तकरीबन 23 हजार रुपए का, तो ये इनको बढ़ाना पड़ेगा 50-55 हजार रुपए से। तो एक तो इनको ये करना पड़ेगा। अब उसको बढ़ाने के लिए दो हमारे पास जरिए हैं, एक है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जो है इनको वो बढ़ा दिया जाए, और दूसरा है कि कुछ स्कीम्स हम नई और ऐड करें। तो जैसे मैंने का पोर्टफोलियो देखा था उसमें इस, क्योंकि इनके पास समय है 7 साल का और हमें थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए, तो मैंने कुछ स्मॉल कैप फंड्स भी ऐड किए हैं, और इनके पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप और मिड कैप फंड मिसिंग थे, वो भी मैंने ऐड किए हैं। तो एक रिवाइज पोर्टफोलियो कविता जी अगर आप दिखा सकते हैं, तो लार्ज और मिड कैप में मैंने इनको जो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, आईसीआईसी प्रू लार्ज कैप फंड, जैसे 2 फंड मैंने इनको बोला हुआ है। मेरे इमर्जिंग में ऑलरेडी इनका निवेश है, वहां पे मैंने इनको बढ़ाने की सलाह दी है। मल्टी कैप फंड में इनके पास एक फंड है एमओएसएल का फ्लेक्सी कैप, मैं चाहता हूं कि वो ये रिप्लेस कर दें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से, क्योंकि एमओएसएल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। अगेन उसके अंदर कारण होते हैं सेक्टर्स में, स्टॉक सिलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रिजल्ट जो है वो हमें सच्चाई दिखाता है कि इस समय कैसा कर रहा है, तो उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से। और इनको जो निवेश है वो अपना 23 हजार से तकरीबन 75-76 हजार रुपए पर मंथ बढ़ा देना चाहिए। और फंड्स अगर कविता हम दिखा सकते हैं इनके पास ना अचिन एबीएसएल का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप है, इनके पास सीआर फ्लेक्सी कैप है, तो तीनों को ही आप रिप्लेस करने की बात कह रहे हैं? नहीं, मैं खाली एमओएसएल के फ्लेक्सी कैप को रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ। जो एबीएसएल का फ्लेक्सी कैप है वो ये फिर भी कंटिन्यू उनके रखें। पास फिर 3 फ्लेक्सी कैप हो जाएंगे, क्या 3 फ्लेक्सी कैप की जरूरत होगी क्या पोर्टफोलियो में? ये क्या होता है कविता जी, जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, बट जब हम फ्लेक्सी कैप में आते हैं तो वहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप क्षेत्र में हमें हल्का सा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जैसे अगर हम इनके ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन और सेक्टर्स में जाते हैं तो हमें दिखता है कि वो जो फंड्स हैं वो जिस क्षेत्र में या स्टॉक सेक्टर में निवेश कर रहे हैं वो काफी अलग हैं। तो अगर एबीएसएल फ्लेक्सी कैप देखें हम लोग, तो उसका जो है फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश है। एबीएसएल जो फ्लेक्सी कैप है उसका हेल्थ केयर सेक्टर में तकरीबन 13% तक निवेश है। बट अगर मैं कैनरा रेबको का फ्लेक्सी कैप देखता हूँ तो टॉप 5 सेक्टर में उसका हेल्थ केयर में निवेश ही नहीं है, इनफैक्ट उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो आपका एबीएसएल फ्लेक्सी कैप में मिसिंग है। तो मैं कुछ इन चीजों को भी ध्यान में रखा हूँ तो स्टॉक सिलेक्शन करते हुए, फंड सिलेक्शन करते हुए, क्योंकि खाली फ्लेक्सी कैप है और हमें रिप्लेस करना है वो जरूरी नहीं है। तो वो जिस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं हम वहां तक भी देखते हैं कि कहीं पे मेरे सेक्टर ओवरलैपिंग तो नहीं है। तो इसके लिए मैंने एबीएसएल और कैनरा को रखा है, मोतीलाल को चलिए, तो रिप्लेस किया। आकाश कुमार जी ये बदलाव आप करने होंगे आपको अपने पोर्टफोलियो में जी। तो लेकिन एक बात तो साफ है कि आपको अपना निवेश भी जो है वो बढ़ाना होगा, या तो फिर आपको अपनी टाइम होराइजन जो है 7 साल से बढ़ाकर 10 या 12 साल करनी होगी। स्वागतो घोष जी हमारे साथ वेस्ट बंगाल से फोन लाइन पर हैं और इन्होंने भी जनवरी 2021 से शुरुआत की है, 6,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अपने पोर्टफोलियो को देखकर तो बहुत खुश होंगे। घोष साहब बताएं कितनी खुशी हो रही है पोर्टफोलियो को देखकर? हाँ मैम, हो रहा है मैम। मैम मेरे पोर्टफोलियो के बारे में मुझे कुछ जानना था मैम। यस मैम। मैम मेरा जो पोर्टफोलियो है, क्या मैं एक्सिस स्मॉल कैप जो मेरा फंड है, मैं एक्सिस ब्लू चिप भी लिया हूँ, एक्सिस का मिड कैप भी फंड में लिया हूँ, और एक्सिस स्मॉल कैप का, क्या मैं एक्सिस स्मॉल कैप को छोड़ के क्या मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मैं निवेश कर सकता हूँ? मेरा पहला क्वेश्चन है ये। और दूसरा क्वेश्चन है मैम के आपको क्यों निकलना है एक्सिस स्मॉल कैप से? हेलो हाँ बोलिए।
हाँ, और मैम मेरा दूसरा सवाल है कि मैं बोलिए, क्या मैं बोलिए। और कोई फंड में क्या ले सकता हूँ लार्ज मिड कैप के सेक्शन से, प्लीज मैम। चलिए, ओके। अचिन बताएं इनको, क्या अपना स्मॉल कैप का जो ये एएमसी की बात कर रहे हैं, एक्सिस से निकल कर क्या एसबीआई में चले जाएं, या आपको लगता है कि एक्सिस ठीक ठाक है, इसमें ये रह सकते हैं? देखिए क्या रहता है कविता जी, सबसे पहले वो आपको समझने की जरूरत है, या सभी दर्शकों को समझने की जरूरत है कि कोई भी फंड कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म नहीं करेगा। तो कभी समय आएगा कि एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी समय आएगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई और फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारे को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि वो फंड जिन स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, जिन सेक्टर में निवेश कर रहा है, वो सेक्टर या स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं इनको यही बताऊंगा कि दोनों ही फंड अपनी जगह पे अच्छे हैं, क्योंकि उनमें जो नीचे के स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट है सबकी अलग अलग ग्रोथ स्टोरीज है। बट एक साल में किसी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, किसी स्टॉक ने कम परफॉर्म किया, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस हल्की सी इंपैक्ट हो गई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप क्योंकि अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आने वाले समय पे अच्छा परफॉर्म करेगा, या एक्सिस परफॉर्म अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली जो है अंडर परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं स्टॉक्स को या सेक्टर्स को देखता हूं तो मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे फंड्स हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और ये दोनों में ही एक्सपोजर ले सकते हैं, इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा थोड़ा सा। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपको सलाह दी जा रही है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट में। आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है निवेश गुरु मंत्र का। अचिन बताएं, आपने दर्शकों के लिए आज कौन सा निवेश का मंत्र चुना है? तो कविता जी मैं जिस चीज को फॉलो करता हूँ मैं वही बताता हूँ कि जब भी हम निवेश करें तो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, धैर्य और अनुशासन। अनुशासन की अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो उसको करते रहें, कभी ब्रेक नहीं करें। और धैर्य मतलब हम पेशेंस हम रखें, कभी ऐसा नहीं हो कि मार्केट बढ़ रहा है तो हम सडनली फ्रेंजी में बाय कर लें और गिर रहा है तो हम निकल जाएं। मार्केट में अगर हमें एक रिटर्न चाहिए, हम मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 12-13% की रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 10 साल देके जाए, तो हमें धैर्य और अनुशासन, हम मार्केट में जाए म्यूचुअल फंड के जरिए हो चाहे स्टॉक के जरिए हो, हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो दो ही चीजें हैं, धैर्य और अनुशासन, मार्केट में जरूर रखें अपने पास। चलिए, तो यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए यही मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है कि अनुशासित तरीके से आप निवेश करें, जिसके लिए एसआईपी एक बहुत बेहतर जरिया है इन्वेस्टमेंट का, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में सहायता करता है। और धैर्य इसीलिए क्योंकि जब हम निवेशक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो सफ़र है इन्वेस्टमेंट का वो लंबा है। इक्विटी में हमेशा हम कहते हैं कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करना हो तो 5 साल या उससे ज़्यादा का ही नज़रिया रखें, और अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल के साथ बांध लिया है तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप जितना लंबा हो सके उतना लंबा इक्विटी में रहें। बाजार में इस दौरान जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए आपको धैर्य तो रखना होगा और ये विश्वास रखना होगा कि अगर आप अनुशासित तरीके से निवेश करते हैं तो आपको आपके सभी आर्थिक लक्ष्य पूरे करने का मौका मिल जाएगा। अचिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों को फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की। लेकिन हम शो समाप्त कर रहे हैं उससे पहले एक बार फिर से मैं दर्शकों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो के जरिए अपने सवाल हमसे पूछेंगे तो और भी बेहतर होगा। वीडियो आप हमें कैसे भेजें? व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आपको अपना वीडियो यानी सवाल वाला वीडियो रिकॉर्ड करना है और हमें अपलोड कर देना है, यानी व्हाट्सएप के जरिए हमें भेज देना है। हम आपके जो सवाल हैं वो शो में शामिल करेंगे। अपने सवाल आप हमें हिंदी में भेजें तो अच्छा है, वरना अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो हम आपके सवाल इंग्लिश में भी लेंगे, लेकिन अगर हिंदी में अपने सवाल पूछ सके या हिंदी और इंग्लिश मिक्स में पूछ सकें तो भी हम आपके सवाल शो में शामिल करेंगे। तो चलिए, इंतजार रहेगा आपके सभी सवालों का। मनी मंत्रा में मुझे इसी के साथ इजाजत दें, नमस्कार।